अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने वेव मोशन के टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने 4 एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से 2 काइंड्स ऑफ वेव्स या फिर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स जो कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थे उन्हें समझा था और उन्हें स्टडी किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स का है, यानी कि वही जो 2 हमने टाइप्स पढ़ी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। और इसका अगर उर्दू के अंदर मतलब देखें कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो उर्दू के अंदर जो इसका मतलब होता है वो खसूसियत होता है, खासियत कि किसी बॉडी के पास क्या क्या खसूसियात हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है। और प्रॉपर्टीज़ का जो लफ्ज़ है वो हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 10 का जो नाम है वही प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है, कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। उसके अंदर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की अलग-अलग जो है वो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था कि जो सॉलिड्स हैं वो उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या है। बेसिकली कोई भी अगर चीज़ हो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक से ही डिफ़ाइन की जाती है। जैसे अभी अगर मैं अपनी मिसाल लूँ तो मुझे भी मेरी प्रॉपर्टीज़ मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स के ज़रिए से डिफ़ाइन किया जाएगा कि मेरे पास ये खसूसियत है, मेरी ये प्रॉपर्टीज़ है। इसी तरह सॉलिड की भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी और सॉलिड को हमने समझा ही उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से था कि जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनका जो वॉल्यूम होता है वो इस तरह से होता है, शेप इस तरह से होती है। और इसी तरह करते करते लिक्विड्स और गैसेस की भी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी। तो अब जो हमने वेव्स पढ़ी हैं पिछले टॉपिक के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि अगर इनको डिटेल के अंदर समझा जाए तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ज़रिए से समझा जाएगा। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम लोग जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और मज़े की बात यह है कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमने पहली वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली थी, जिसके अंदर हमने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनके ज़रिए से ही वेव को जो है वो समझा जाता है। तो वो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ही थी जो हमारे पास वेव्स की होती हैं। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इसके अलावा हमारे पास जो वेव लेंथ थी, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, तो उन्हें हमने वहाँ पे पढ़ लिया था। और वही बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे पास वेव्स की। अब चूँकि ये वाला जो टॉपिक है ये अलग से इंक्लूडेड है, तो इसलिए यहाँ पे उन सब चीज़ों को दोबारा से डिस्कस करना पड़ेगा। तो इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमने वहाँ पे समझ लिया है उनको डिटेल के अंदर। तो जितनी भी चीज़ें वहाँ पे पढ़ ली हैं उन्हें हम सिर्फ यहाँ पे रिवाइज़ कर लेंगे, और 1 या 2 चीज़ें जो नई इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ रही हैं उन्हें डिटेल के अंदर देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे पास वेव्स की क्या क्या होती है। जी, तो ये हमारा आज का टॉपिक है और इसके अंदर अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि ये जो हमारे पास टॉपिक है अगर ये एग्ज़ाम के अंदर आ जाए तो इसे अटेम्प्ट कैसे किया जाए, यानी कि स्टार्ट कैसे किया जाए। मतलब शुरू में कुछ इसके अंदर भी लिखा जाए, इंट्रोडक्शन भी लिखा जाए, उसके बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टार्ट करें, या फिर डायरेक्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना स्टार्ट कर दें। तो आप इंट्रोडक्टरी एक पैराग्राफ भी लिख सकते हो जिसके अंदर आप पहले ये बताओ कि ये जो वेव्स हैं किस वजह से प्रोड्यूस होती हैं, फिर कैसे प्रोड्यूस होती हैं, और फिर बताओ कि जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग नीचे जो डिस्कस करने वाले हैं, या फिर वो जो प्रॉपर्टीज़ है वो नीचे दी हुई हैं। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर देखेंगे कि उसका मतलब क्या है, और बारी बारी जो भी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव की उनको डिस्कस कर लेंगे। तो पैराग्राफ कुछ इस तरह से है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम कौन कौन सी वेव्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले लिखो कि दी ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव बिलो। जी, तो इस तरह का कुछ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आप लिख सकते हैं जिसके अंदर सबसे पहले आप बताएं कि जो जिन वेव्स की हम कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहले तो प्रोड्यूस होती हैं किस वजह से। ये जो TW ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स हैं और जो LW ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो बोल रहे हैं कि जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द एजेंट या फिर वाइब्रेटिंग बॉडी। पिछले जो हमने 4 एक्सपेरिमेंट्स किए, हर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो ये ट्रांसवर्स वेव्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं ये किस वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं, इसके पीछे जो कॉज है वो क्या है, वो हमारे पास एजेंट है या फिर वाइब्रेटिंग बॉडी है,
और इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यानी कि ये जो वेव्स है दोनों की दोनों, ये इसी वजह से प्रोड्यूस होती हैं कि जो हमारा एजेंट है या फिर जो सोर्स है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, और साथ ही साथ जो है वो हमारे पास मीडियम भी मौजूद है जिस मीडियम के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म की जा रही है। और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से एजेंट की, या फिर इसे वाइब्रेटिंग बॉडी भी कह सकते हैं, क्या होता है कि हमारे पास ये दोनों वेव्स, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है या फिर जो मीडियम है हमारे पास वो लॉन्गिट्यूडनल वेव वाला है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी। और अगर केस जो है वो ट्रांसवर्स वेव वाला है तो ट्रांसवर्स वेव क्रिएट होंगी। जैसे रिपल्स के अंदर हमने देखा कि हम पेंसिल को अप एंड डाउन कर रहे थे, यानी कि उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करवा रहे थे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी, रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। रोप्स वाली एग्जांपल के अंदर भी यही था कि हम एज अ एजेंट या फिर एज अ वाइब्रेटिंग बॉडी के तौर पे एक्ट कर रहे थे, एज अ सोर्स एक्ट कर रहे थे, यानी कि हम उन वेव्स को क्रिएट कर रहे थे। तो हमारा जो हाथ था वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा था, और उसी की वजह से जो मीडियम है वो भी हमारे पास मूव कर रहा था, और उसकी वजह से जो हमारे पास ये वेव्स हैं ये क्रिएट हो रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने बता दिया कि जो ट्रांसवर्स वेव है या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, इनके पीछे कॉज क्या होता है, ये किस वजह से प्रोड्यूस होती हैं, फिर कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं एजेंट के, या फिर उसको वाइब्रेटिंग बॉडी या फिर सोर्स भी कह सकते हैं, जो उनको क्रिएट कर रहा होता है ये वाला एजेंट। एंड दीज आर पीरियोडिक वेव्स, और ये जो हमारे पास वेव्स हैं ये पीरियोडिक वेव्स होती हैं। पीरियोडिक का जो लफ्ज़ है वो हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है कि ऐसी चीज़ जो ख़ास इंटरवल के बाद रिपीट हो, बार बार जो वो रिपीट हो। तो ये जो हमारे पास वेव्स हैं दोनों की दोनों, ट्रांसवर्स वेव भी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी, ये पीरियोडिक वेव्स हैं। पीरियोडिक वेव्स का मतलब कि ये ख़ास इंटरवल के बाद बार बार रिपीट हो रही हैं, ऐसे पैटर्न के ऊपर बनी हुई है कि जो बार बार हमारे पास रिपीट होके आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये बार बार जो रिपीट होके आ रहा है, ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल। और इसी तरह जो है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर भी हमने देखा था कि जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन थी वो बार बार रिपीट होके आ रही थी। तो इसका मतलब कि ये दोनों की दोनों पीरियोडिक वेव्स हैं। इसीलिए देयरफॉर दे हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए इनकी जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉमन होती हैं, यानी कि इनकी कुछ हमारे पास सर्टेन प्रॉपर्टीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कॉमन है, और उन्हें जो हमने नीचे दिया हुआ है, यानी कि उनको हम लोग नीचे डिस्कस करने वाले हैं, विच आर गिवन बिलो, जो कि नीचे दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिफाइन करने से पहले। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया। और अब हम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करना स्टार्ट करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले ही डिस्कस की हुई है। सबसे पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन क्या होती है ये हमें पता है, हमने सबसे पहली वीडियो के अंदर जो डिस्कस किया हुआ था। अगर शॉर्ट के अंदर लिखें तो जो हमारे पास वाइब्रेशन थी वो क्या थी कि कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट या फिर अराउंड मीन पोजीशन। अगर आप कंप्लीट राउंड ट्रिप कर रहे हो मीन पोजीशन के गिर्द, तो उसे हम एक वाइब्रेशन बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास जो है वो मीन पोजीशन है, और यहाँ से जो है वो वाइब्रेशन स्टार्ट हुई और दोबारा अपनी जगह पे वापसी आ गई, तो ये हमारे पास एक वाइब्रेशन होगी। इसे साइकिल भी बोलते हैं। पेंडुलम के केस के अंदर हमने इस तरह से देखा था कि ये जो हमारे पास वाइब्रेशन थी वो इस तरह से कंप्लीट हो रही थी कि यहाँ से चले, यहाँ पे आए और वापसी अपनी ओरिजिनल जगह पे जो है वो वापसी चला जाए। तो कंप्लीट एक साइकिल जो होता है वो हमारे पास वाइब्रेशन कहलाती है। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि ट्रांसवर्स वेव हो या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, इसके अंदर एक जो कंप्लीट राउंड ट्रिप होगा उसे हम लोग एक वाइब्रेशन बोलेंगे। और इसकी जो डेफिनेशन है वो हमने उस वीडियो के अंदर लिखी थी प्रॉपर, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे सिर्फ हम लोग इनको रिवाइज कर रहे हैं। इसी तरह जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी है, कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी दूसरी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, और इसको भी हमने उस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ इसका फार्मूला लिख के इसको समझ लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास क्या होती है कि वाइब्रेशंस और अपॉन में टाइम।
नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड जो हमारे पास चीज़ होती है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है, कि एक सेकेंड के अंदर कोई बॉडी कितनी वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करवा रही है, वो उस बॉडी की, उस एजेंट की हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, फिर उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, कि एक सेकेंड के अंदर कोई बॉडी कितनी वेव्स क्रिएट कर रही है। वाइब्रेशंस को भी हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि चूँकि उसके अंदर एजेंट हम लोग थे, तो एक हम लोग अगर वाइब्रेशन क्रिएट करें या फिर एक वेव क्रिएट करें तो वो एक वाइब्रेशन कहलाएगी, और एक सेकंड के अंदर हम कितनी वेव्स क्रिएट कर सकते हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इस सोर्स की, उस एजेंट की या फिर उस वाइब्रेटिंग बॉडी की जो वेव्स को प्रोड्यूस कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, या फिर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी भी फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो कि आप ये जो हमारे पास वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। अगर 2 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, इसकी जो यूनिट थी हमने पीछे देखी थी कि वो हर्ट्ज़ थी, और इसका मतलब ये था कि अगर हमारे पास 2 हर्ट्ज़ लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो बॉडी है, जो एजेंट है, वो 1 सेकेंड के अंदर 2 वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि वो 1 सेकेंड के अंदर 2 वाइब्रेशन जो वो कंप्लीट कर रहा है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड भी हमने जो पीछे डिस्कस किया हुआ है। टाइम पीरियड क्या होता है? इसी का अपोजिट, इसी का उलट, कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम अपॉन वाइब्रेशन। और अगर इसको वर्डिंग के अंदर डिस्क्राइब करें तो यहाँ लिख दो कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है वो हमारे पास टाइम पीरियड कहलाता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास वेव की, और इसकी जो यूनिट है वो हमारे पास सेकंड्स है, क्योंकि जो हमारे पास टाइम होता है वो सेकंड्स के अंदर होता है। और अगर इसको भी वर्डिंग के अंदर या वर्ड शॉर्ट के अंदर लिख के समझने की कोशिश करें फ्रीक्वेंसी को, तो ये किस तरह से आएगा कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड्स। और इसकी जो यूनिट है वो हमारे पास या तो 1/सेकेंड या फिर इसको जो है वो हम लोग हर्ट्ज़ भी बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हो गया। इसके अलावा जो चीज़ हमने देखी या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती है वो हमारे पास वेवलेंथ है, और ये भी हमने उस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस किया हुआ है वेवलेंथ। और वेवलेंथ क्या होती है? सबसे आसान लफ्ज़ों के अंदर तो हम लोग इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ वन वेव, एक वेव का जो डिस्टेंस होता है या तो उसको आप ले लो या फिर इस तरह से लिख दो जो उस डेफिनेशन के अंदर देखा था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट या फिर ट्रफ्स, डिस्टेंस between 2 consecutive crusts और ट्रफ्स। और या तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर बात कर रहे हो तो आप किन चीज़ों को लोगे? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस को, कंप्रेशंस या फिर रेयर फ्रैक्शंस। कि हमारे पास जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस है, कंसेक्यूटिव अगर आप उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस देखोगे तो वो वेवलेंथ कहलाएगा। और इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये लिखी हुई है कि ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक वेव है, तो इसका जो डिस्टेंस है हमारे पास वो वेवलेंथ कहलाएगा, और इसे लैम्डा से हम लोग शो करते हैं। अच्छा, वेवलेंथ को हम लैम्डा से शो करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये लैम्डा से डिनोट किया जाता है। टाइम पीरियड को कैपिटल T से डिनोट किया जाता है, और फ्रीक्वेंसी को जो है वो F से डिनोट किया जाता है। और साथ ही साथ एक और इसका सिंबल है जो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, इससे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको भी इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए। ये ग्रीक सिंबल है जिसको न्यू करके पढ़ा जाता है। हम यहाँ पे F ही इस्तेमाल करेंगे, इसको अभी फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास वेवलेंथ हो गई। और कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ का तो हमने देखा हुआ है कि कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ से क्या मुराद है। तो ये हमारे पास वेव है, ये क्रस्ट और ये क्रस्ट, ये हमारे पास वेवलेंथ कहलाएगी। या फिर आप इन ट्रफ और ट्रफ के दरमियान भी डिस्टेंस अगर देखोगे तो ये भी वेवलेंथ कहलाएगी। तो ये तो एग्जांपल होगी ट्रांसवर्स वेव की।
अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर हमें पता है कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस होती हैं। तो आप कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के दरमियान अगर डिस्टेंस देखो तो फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास शुरू में एक कंप्रेशन आई और फिर यहाँ पे जो वो रेयर फ्रैक्शन है, फिर यहाँ पे जो वो कंप्रेशन है, और फिर यहाँ पे जो वो रेयर फ्रैक्शन है, और फिर यहाँ पे जो वो कंप्रेशन है। तो इसकी अगर आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है या फिर वेवलेंथ पता करनी है कि वेवलेंथ क्या होगी, तो आप कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के दरमियान या फिर रेयर फ्रैक्शंस के दरमियान जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। तो इसके दरमियान में से आप और इसके दरमियान में से अगर डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये लैम्डा कहलाएगा। या फिर अगर रेयर फ्रैक्शंस के दरमियान देखना है तो इसका जितना भी रेयर फ्रैक्शन आया हुआ है, इसका दरमियानी हिस्सा और इसका दरमियानी हिस्सा और इन दोनों के दरमियान अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो ये भी आपके पास लैम्डा कहलाएगा, यानी कि वेव लेंथ कहलाएगा। तो ये थी हमारे पास वेवलेंथ। इसके बाद सिर्फ दो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी और रह गई हैं, जिनमें से एक जो है वो एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड हमें पता है कि क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, लिख लेते हैं वो भी यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। और इसके अंदर हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक्स और रह गई हैं जो उनको डिस्कस कर लेंगे। ये चौथी है हमारे पास, और पांचवी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एम्पलीट्यूड है। और एम्पलीट्यूड को हम एक्स नॉट से डिनोट करते हैं, और इसका जो इसकी जो डेफिनेशन है शॉर्ट के अंदर अगर हम लोग लिखें तो वो क्या होगी कि दी मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, एम और साथ में पी, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है हमारे पास उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास वेव है और ये इसकी मेन पोजीशन है, और इससे जो मैक्सिमम डिस्टेंस है हमारे पास ऊपर की तरफ, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा, यानी कि एक्स नॉट सिंपली। तो ये एम्पलीट्यूड था। और सबसे आखिरी चीज़ जो काम की चीज़ है अभी वो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द वेव है, सबसे आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है, और ये सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है छठी, जिसके अंदर जो हमें एक रिलेशन भी बताया हुआ उन्होंने, एक फार्मूला जो हम लोग ड्राइव करने वाले हैं वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का कि वेव कितनी वेलोसिटी के साथ जो मूव कर रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ वेव, या फिर वेव वेलोसिटी भी इसको बोल सकते हैं, और इसे हम लोग v से डिनोट करते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि ये हमने पीछे डिस्कस नहीं की थी उस वीडियो के अंदर, ये एक चीज़ जो है वो यहाँ पे नहीं आई है। तो वेव वेलोसिटी का मतलब क्या, अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखें यहाँ पे तो वेव वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि वेव वेलोसिटी इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन यूनिट टाइम in the direction of वेव, कि जिस डायरेक्शन के अंदर वेव ट्रैवल कर रही है उस डायरेक्शन के अंदर उस वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक यूनिट टाइम के अंदर। तो फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास जो है वो वेव है जो किसी सोर्स से जो वो प्रोड्यूस हो रही है, इस तरह से जो है वो ये प्रोपेगेट कर रही है, और एक यूनिट टाइम के अंदर अगर आप यूनिट जो है वो सेकंड ले रहे हो तो एक सेकंड के अंदर, क्योंकि एसआई यूनिट जो हमारे पास सेकंड होती है, तो एक सेकंड के अंदर कोई वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इस डायरेक्शन के अंदर, उसे हम लोग वेव की वेलोसिटी बोलेंगे कि आपने एक वेव जनरेट की और एक सेकंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन के अंदर ये ट्रैवल करती है वेव, तो वो उसकी वेव वेलोसिटी कहलाएगी। उसे v से जो है वो हम लोग डिनोट करते हैं, और इसका रिलेशन जो है वो निकालने को भी कहा जाता है, यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो स्पीड का या फिर जो वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा था वो क्या था, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू s अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है इन्होंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये वेव है तो वेव के लिए जो हमारे पास डिस्टेंस है और जो टाइम है ये थोड़ा चेंज हो जाता है। जो डिस्टेंस है वेव के लिए वो ये वाला है, वेवलेंथ, इसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वाला डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यानी कि एस की जगह पे हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, और टी की जगह पे जो है यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाएगा, कैपिटल टी।
और ये जो दोनों चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास जो एक रिलेशन बनेगा v का, वो क्या बनेगा, v इज इक्वल्स टू लेमडा और डिवाइडेड बाय t। और अगर हम एक चीज़ को रिवाइज करें यहाँ पे, तो वो जो एक चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो टाइम पीरियड का अच्छा, इसको शुरू में हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो हमारे पास इक्वल है 1 टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाय लेमडा। अगर इसको नंबर्स के अंदर देखें तो 4/2, और अगर इसको हम यूँ लिखें कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो दोनों बातें जो सेम है। ये पहले भी हमने कई बार जो डिस्कस किया हुआ है पिछली वीडियोस के अंदर। कैसे सेम है कि अगर ये 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, वही 4/2, यानी कि ये चीज़ दोबारा से बन जाएगी। उसका मतलब ये हुआ कि हम इसको तोड़ के इस तरह से लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि लेमडा को साइड पे कर लिया। अच्छा, वो वाली जो हमारे पास डेरिवेशन थी कि s इज इक्वल्स टू VIT और प्लस GT²/2, अगर इसकी डेरिवेशन याद हो तो कुछ इस तरह से बन रही थी। और इसके अंदर भी हमने क्या किया था कि इसको साइड पे करके लिख दिया था कि VIT प्लस हाफ का GT²। उसका भी मतलब यही है कि जब ये GT² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से वही वाली चीज़ बनेगी। तो हमने इस तरह से लिख दिया इसको। तो यहाँ पे भी वही स्टेप हमने किया है अपनी आसानी के लिए, क्योंकि आगे हम लोग एक चीज़ यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। और वो क्या है कि हमने एक फार्मूला बनाया था कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का अपोजिट होती है, और जो टाइम पीरियड होता है ये फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है। अभी पीछे भी हमने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी का हमने फार्मूला देखा वो क्या था कि वाइब्रेशंस और अपॉन में सेकंड या फिर टाइम। और जो आपने टाइम पीरियड का फार्मूला देखा वो क्या देखा कि टाइम और अपॉन में वाइब्रेशंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं। अगर इसको मैं अपोजिट या फिर इसको पलटूँ, उलट कर दूँ, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये न्यूमरेटर के अंदर है, डिनोमिनेटर के अंदर 1 है। अगर इसको मैं पलट के लिखूँ तो क्या होगा कि हमारे पास टाइम अपॉन वाइब्रेशंस, और ये वाली चीज़ भी पलट जाएगी। मैथमेटिक्स का एक असूल है कि जो आप चीज़ राइट हैंड साइड के साथ करते हो वही यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो ये जब उल्टेगा तो यहाँ पे 1/f आ जाएगा, और ये वाली जो चीज़ है टाइम पीरियड अपॉन वाइब्रेशन वो t के इक्वल है। तो इसकी जगह पे मैं t लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास t आ जाएगा। पहले भी किया हुआ है ये, अभी सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है 1/f जो है वो हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह पे। अगर इसको मैं पलटूँ 1/f को, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और अगर इस 1/f को उलट करें तो क्या आएगा, f की वैल्यू 1/t, 1/t जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। या फिर इस तरह से भी देख सकते हैं इसको कि ये जो हमारे पास फार्मूला था टाइम पीरियड का, किसके इक्वल था, टाइम अपॉन वाइब्रेशंस। और आप क्या करो कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इसको ना उल्टो, बल्कि इसको उलट दो, ये वाली चीज़ भी और ये वाली चीज़। तो ये क्या बन जाएगी 1 अपॉन टाइम पीरियड, और यहाँ पे जो बन जाएगा वाइब्रेशंस, और अपॉन में जो हमारे पास टाइम। तो वाइब्रेशन अपॉन टाइम जो वो किसकी इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो इस वाइब्रेशन अपॉन टाइम की जगह पे मैं 1/t लिख सकता हूँ। फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन अपॉन टाइम के इक्वल है, 1/t भी जो है वाइब्रेशन अपॉन टाइम के इक्वल है। तो इसकी जगह पे मैं ये वाली चीज़ पुट कर सकता हूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है इसके बराबर है। तो मैं इसकी जगह पे ये वाली चीज़ पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी की जगह पे 1/t जो यहाँ पे हमने बनाया था। तो यहाँ पे रेफरेंस दो कि जो अभी हमने प्रूफ किया 1/t किसके इक्वल है, f के। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से बताएंगे कि f जो होता है वो 1/t के इक्वल होता है, जो वहाँ पे भी हमने बता दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम जो है वो f इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फाइनली जो वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा, f जो कि 1/t की जगह पे आया, और साथ में जो वो लैम्डा जो कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वेव की वेलोसिटी होती है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ जो जनरेट की जा रही है सोर्स की ज़रिए से, या फिर सोर्स कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ उन वाइब्रेशंस को या उन वेव्स को क्रिएट कर रहा है।
और साथ ही साथ जो लैम्डा है यानी कि उस वेव की जो लेंथ है, वेव लेंथ है, वो कितनी है। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप लोगे, फ्रीक्वेंसी का और साथ ही साथ वेव लेंथ का, उस वेव की, तो आपके पास उस वेव की वेलोसिटी आ जाएगी कि वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन के अंदर उसे प्रोपोगेट करवाया गया है। तो ये थी हमारे पास वेव वेलोसिटी, और ये आखिरी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक थी वेव्स की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।